तो आज हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 4। और एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी आ जाइए। और एक बात और, अभी कुछ दिनों से क्या था कि सीजल वगैरह के एग्जाम चल रहे थे, तो उनकी वजह से मैं क्वेश्चंस करा रहा था। तो बच्चे कह रहे थे सर जी हमारा जिन बच्चों का एग्जाम है आने वाला है, जैसे किसी एनटीपीसी का है, किसी का CHSL का है, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं हमारा तो छूट गया बीच में। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो डाउट्स क्लास के बारे में मैंने बोला था, वो चीज़ अगर आप देखोगे तो उन क्लासेस को देख के भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और ऐसा नहीं है, एनटीपीसी वाले बच्चे भी अगर देखेंगे सीजल में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो उनको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि जो संस्था जैसे TCSE सीजल का एग्जाम करा रही है वही आपका कराएगी। तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही कि हाँ भाई इस तरह का पैटर्न वो ले रहे हैं, तो आपका भी ऐसा पैटर्न आ सकता है। तो हर चीज़ का फायदा है, ऐसा नहीं है। चीज़ तो मैथ ही पढ़ रहे हैं। और अभी कुछ चीज़ें बताते हैं। आज की क्लास में जो चीज़ें चलेंगी वो चलेंगी कि जैसे फॉर्मूले सारे बताऊँगा। अब ये बताऊँगा कि कैसे 2D और 3D के जितने ही फॉर्मूले हैं, आज की क्लास में ये फॉर्मूले पढ़ेंगे हम सारे। अब इन फॉर्मूलों के अंदर फॉर्मूले तो आपको सारे आते हैं, पर इनमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ कि जैसे मैं कह दूँ कि सिर्फ मैं एक फिगर कोई भी लूँगा, उसका फॉर्मूला बताऊँगा और उसको बेस मानकर उसके बाद हम जितने भी फॉर्मूले हैं हमें याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ एक फिगर, कोई भी एक फिगर लेना, उस फिगर का आना चाहिए फॉर्मूला। जैसे मैं रेक्टेंगल ले लूँगा, शुरुआत में हम सिर्फ रेक्टेंगल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयत, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसके ऊपर सभी आगे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जितनी भी, जैसे स्क्वायर बनेगा, ठीक है, आपका बन गया ट्रायंगल बन गया, उधर आपका क्यूबॉइड बन गया, क्यूब बन गया, सिलेंडर बन गया, जितने भी फॉर्मूले हैं हम इसी को बेस मानकर देखेंगे कि हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी के थ्रू हम सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। और फिर इस बात पे डिस्कस करेंगे 2D और 3D का पता कैसे लगाया जाए, 2D फिगर कौन सी, 3D, ऐसा कुछ नहीं पेपर में पूछा जाएगा, बट हाँ फिर भी थोड़ी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बट उससे पहले कुछ चीज़, अगर किसी को भी बच्चे को ये दिक्कत है कि हाँ भाई सर आप क्लास रेगुलर नहीं ले लेते, देखिए जैसे अगर आपका एग्ज़ाम भी आएगा किसी भी बच्चे का जो हाल फिलहाल में आगे आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए भी एनालिसिस कराऊंगा, तो आपका भी तो फ़ायदा हो उस टाइम। तो जिन बच्चों का अभी हाल फिलहाल में था तो मैंने उनके लिए कराया, ठीक है। तो ऐसा होता है यार, हर बच्चे, अगर मैं आपके लिए अच्छा करूँगा तभी कर पाऊँ। जो ये वाले बच्चे थे जब इनके लिए अच्छा करूँगा, तो हर किसी के लिए एग्ज़ाम आएगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि यार जब भी तो बच्चों को हम पास ही नहीं करा पाए तो फ़ायदा क्या है। इन द एंड जब पेपर आए और जब भी हम अगर हट जाएं पीछे तो फिर दिक्कत बन जाती है ना। चलो ठीक है, वो तो बात ठीक है, मुझे पता है आप गुस्सा भी नहीं होंगे इतने ज़्यादा। 2D 3D पर आ जाओ। 2D क्या है, 2D में जैसे कोई फिगर बना दी मैंने रेक्टेंगल, ये एक सरफेस है, अभी तक सिर्फ ये सरफेस है, तो ये है हमारी 2D फिगर। जैसे आप देख लीजिए, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, वैसे स्क्वायर जैसा लग रहा है देखने में, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये सारी 2D फिगर है। तो 3D क्या है, बट इसी एक सरफेस को, जैसे एक सरफेस है मेरा हाथ, ठीक है, अगर मेरा हाथ तो ऐसा है, थोड़ा रेक्टेंगल जैसा होता तो, और इसको मैं एक इसी तरह से एक ऊंचाई दे देता ऊपर की तरफ, तो जैसे ही मैंने एक इसे ऊंचाई दी तो ये क्या बन चुका है अब, 3D फिगर। अभी तक जैसे मैंने कोई एक स्क्वायर पकड़ा अपने हाथ में, ठीक है, जैसे कागज ले लिया ऐसे करके रखा, ठीक है, ये सतह है उसकी, और वो एक क्या है, स्क्वायर। और जैसे ही मैंने उसे एक ऊंचाई तक उठाया तो वो क्या बन गया, एक क्यूब। एक ऊंचाई तक उठाया मैंने और एक क्यूब बन गया, या क्यूबॉइड। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी ऊंचाई तक उसे उठा रहे हैं। जितनी, अगर उसका जैसे साइड जितनी है उतनी ऊंचाई तक उठाएंगे तो क्यूब बन जाएगा। मेन बात यह है कि 3D फिगर में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा हो क्यूब, जैसे हम खेलते नहीं, जो क्यूब सा होता है यूँ खेलते हैं, वो 3D फिगर है। बट जिस चीज़ को हम सिर्फ ऐसे बना सकते हैं, ये क्या है हमारा, सिर्फ एक 2D फिगर। चलो इससे आगे बढ़ते हैं कि कैसे सिर्फ हम एक ही फिगर के बारे में जानकर सभी फॉर्मूलों को इसी एक फिगर से याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। आप अगर इसकी बात की जाए रेक्टेंगल की, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इसका एरिया नहीं पता होगा। तो अगर इस रेक्टेंगल की बात की जाए तो हमें पता है रेक्टेंगल की, इसको बोल देते हैं लेंथ, और इसको क्या बोल देंगे, ब्रेथ, चौड़ाई। ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो आप आसानी से बता पाओगे कि इसका एरिया होगा, सर क्या, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, सबसे पहले 2D फिगर्स की बात करेंगे। तो 2D फिगर्स में क्या होता है कि हमेशा जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो हमेशा दो साइडों का आपस में मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही हमेशा हमारा एरिया आएगा।
तो एरिया यहाँ से क्या आ गया हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं डायगनल की बात करूँ इसके, और ये शायद चीज़ आपको पता भी होंगी, बट अभी आराम से इसलिए बता रहा हूँ जिससे जब मैं आगे आपको स्क्वायर वगैरह से रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह या क्यूबॉइड वगैरह की तरफ जाऊँगा तो इससे आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, जिस काम के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वो काम पूरा हो गया, मैं आपको ढंग से पढ़ाऊँ, मैं कहीं और दिमाग चल रहा था अभी तक। तो जल्दी से देखिए, तो हो क्या जाएगा, एरिया के लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं आपसे डायगोनल की बात करूँगा तो डायगोनल क्या है, तो डायगोनल आप आसानी से बता सकते हो, डायगोनल क्या है, डायगोनल ये है। अब हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल की सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये एक 90 डिग्री एंगल है तो इस फिगर को अगर देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री वाली जो साइड होती है सामने, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये हमेशा कितनी होती है, ये होती है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होती है इसके स्क्वायर के। तो अगर ये डायगोनल है तो मैं कह सकता हूँ डी का स्क्वायर बराबर होगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, स्क्वायर उधर जाएगा क्या लग जाएगा, रूट, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये डायगोनल आ गया हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वहीं पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी साइड्स का, भाई साइड की लेंथ ये एल है, ये बी है, ये एल होगी, ये दोनों बराबर होती हैं, ये बी है तो ये बी, तो इन साइड्स का टोटल ही क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप। तो अगर पेरीमीटर परिमाप की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एल 2l, बी प्लस बी 2b, क्योंकि 2 बार एल आ गया और 2 बार बी, और यहीं से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2l प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि भाई पेरीमीटर हो गया 2l प्लस बी। अभी तक ये किसकी बात हो रही थी, रेक्टेंगल की, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये बात हो रही थी रेक्टेंगल की। अब मैंने भी अभी आपको क्या बात बताई थी, बस हमारे को किसी भी एक फिगर का बारे में पता होना चाहिए, और हम सभी का खुद ही, मतलब हमारे को अगर ये याद हो गया ना, उसके बाद हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ना हमें स्क्वायर का याद करने की जरूरत है, ना क्यूब का, ना क्यूबॉइड का, ना सिलेंडर का, ना कोन का, किसी का भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अब क्यों जरूरत नहीं है वो देख लेते हैं कैसे। देखिए कहाँ गया टेस्टर, देखिए ये हमने रेक्टेंगल का लिखा हुआ है, ठीक है, इस साइड स्क्वायर का बना देता हूं। अगर मैं स्क्वायर की बात करता तो स्क्वायर क्या होता है, यहां पर बना देता हूं, स्क्वायर की ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये भी ए होगी और ये भी ए। स्क्वायर वो होता है, वर्ग वो होता है, हिंदी में से वर्ग कह देते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। या तो आप वैसे जैसे मैंने बताया था कि जो भी 2D फिगर्स होती हैं उन सभी का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए का स्क्वायर। या फिर आप क्या कर सकते थे, सिंपल बस वैल्यू पुट कर दो। भाई यहाँ पर ये एल थी रेक्टेंगल में, ये ब्रेथ थी, अलग अलग थी ना, यहाँ पर तो सेम है, तो ये भी ए, ये भी ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर। या तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट हमारे पास एरिया आ गया ए का स्क्वायर। डायगोनल की बात की जाए तो डायगोनल निकालेंगे अगर स्क्वायर का, तो हमें पता है ये भी 90 डिग्री एंगल है इसका, इसके सभी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर यहाँ पर या तो जैसे हमने रेक्टेंगल का निकाला था वैसे निकाल लो कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट, वैसे करके, या फिर आप सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो एल की जगह क्या आ जाएगा ए, और बी की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। अगर किसी को ध्यान ना हो तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगा हुआ है अंडर रूट, और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। और हमें पता है अगर ये स्क्वायर है तो इसमें इतनी ताकत है, ये बाहर आ सकता है, ए के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसमें इतनी ताकत है, रूट को तोड़ देगा तो ये तो बाहर आ जाए, पर 2 अंदर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा a√2। इसीलिए डायगोनल क्या होता है √2a, या तो ऐसे लिख दो या a√2, बात एक ही है, इन दोनों में कुछ अलग अंतर नहीं है, ठीक है। बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं। डायगोनल के बाद अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का टोटल, तो ये ए है और ये भी ए और ये भी ए, अगर चारों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 4a। या फिर यहाँ पर हम a रख देते वैल्यू और इसकी भी a, तो a और a प्लस a, और बाहर क्या था 2, तो a प्लस a 2a और बाहर 2, तो ये आ गया 4a। चलो इतनी बात तो मैं समझ आ गई, यहाँ तक तो आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। बट अभी तो ये स्क्वायर था, क्या हम क्यूबॉइड तक पहुँच सकते हैं? तो चलो क्यूबॉइड तक पहुँचकर देखते हैं कि हम पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते। तो एक बार इसको मिटा देते हैं, क्यूबॉइड तक आते हैं एक बार, और आज के बाद फिर तुम्हें कभी फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो एक बार क्यूबॉइड तक देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। और इसीलिए एक बार जल्दी से सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चीज़ें सीख पाएँ। तो हमें रेक्टेंगल आयत के बारे में पता था, अब हम क्यूबॉइड पे आ रहे हैं, फिर सर्कल वगैरह से सिलेंडर और कोन पर भी जाएंगे, ठीक है। तो एक बार क्यूबॉइड पे आते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? घनाभ। अब क्यूबॉइड में क्या है, मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने रेक्टेंगल एक सरफेस ले लिया और रेक्टेंगल के सरफेस को जैसे ही मैं कोई एक ऊंचाई दूंगा, हाइट दूंगा, तो जैसे आप देखिए, आप जिस भी कमरे में बैठे होंगे अपने घर पे, तो घर पे नीचे एक सरफेस है, फर्श है, तो वो जो फर्श का एरिया निकालोगे वो हो जाएगा, जैसे वो फर्श या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है, तो उसका एरिया हो गया सरफेस का एरिया। बट जैसे उस सरफेस को एक ऊंचाई दे दी, भाई इधर से एक दीवार बना दी, इधर से तो एक ऊंचाई दे दी ना, तो उसके अंदर जो ये बन गया ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो जैसी एक ऊंचाई दे दी जाएगी सरफेस को तो ये एक बन जाएगा वॉल्यूम। अब हम देखेंगे तो हमने उसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ाया है? सिर्फ एक हाइट। तो कुछ नहीं है, अगर इसका एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसके अंदर बस हमने क्या बढ़ा दिया है? एच। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू बस एक इंटू एच हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा अब? वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डायगोनल की, और आपको डायगोनल याद नहीं है कि भाई क्यूबॉइड का जो घनाभ होता है उसका डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल क्या होगा? आप देखो यहाँ पे एल का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है, पर क्यूबॉइड की बात की जाए तो इसके अंदर एक एच ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में इसका डायगोनल जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, मतलब कि एक एच और एक्स्ट्रा आ जाएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये याद था, हमें पता है यहाँ पर बस एच और जुड़ता रहेगा। अब आ जाती है सबसे ज़्यादा जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड मतलब समझ लो एक कमरे की बात हो रही है जिसका सरफेस जो है वो है एक आयत, मतलब सरफेस। अगर सरफेस उसका क्या होता? एक क्यूब होता, सॉरी एक स्क्वायर होता, ठीक है, वर्ग होता, तो उसके ऊपर क्या बनने वाला था? या तो वो क्यूबॉइड भी बन सकता है, बट अगर चलो आगे बात करेंगे, अभी तो रेक्टेंगल की बात चल रही है, इसी पर हो, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी जो बात चली थी डायगोनल और वॉल्यूम, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं दीवारों पर। क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि भाई 4 दीवार हैं, 4 दीवारों में से एक दीवार पर 2 खिड़की हैं और एक दरवाज़ा है, अगर उनका एरिया हटा दिया जाए तो ये बताइए जो दीवारों पर पेंट किया गया इतने रुपए के हिसाब से तो टोटल कितने रुपए लगे। सबसे दिक्कत तो यहीं पर आती है बच्चों को। अब इस चीज़ को, दिक्कत को दूर करने के लिए पहले तो हमें उसका क्षेत्रफल जानना चाहिए, तो पहले उसके क्षेत्रफल पर आते हैं। तो एक बार इसे मिटा देता हूँ, दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा ये देख लेते हैं। तो 2 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान देना क्या क्या होते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है सरफेस एरिया। कभी कभी वो इसे सरफेस एरिया लिखेगा या कभी कभी लिख दिया टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले अंतर जानना पड़ेगा हमें कि इन दोनों में ऐसा अंतर है क्या जहाँ पर दिक्कत बन जाती है बच्चे के साथ। तो ये देखिए, जब वो लेटरल सरफेस एरिया कहता है या फिर कभी कभी कह देगा चारों दीवारों का, ऐसे लिख लीजिए इसके साथ, चारों दीवारों, मात्राओं में गलती हो सकती है, ध्यान मत देना इन बातों पे, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे भी आप किसी कमरे में बैठे हो, एक दीवार आपके सामने होगी, एक पीछे होगी, एक साइड में होगी, एक इस साइड में, इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा वो हो जाता है हमारे लेटरल सरफेस एरिया। बट टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है? तो टोटल सरफेस एरिया में भी सामने की दीवार, पीछे की दीवार, साइड की और इधर की, ये चारों दीवारें तो होंगी, बट साथ में जिस फर्श पे हम खड़े हैं बैठे हैं उस फर्श का एरिया और उसके ऊपर जो छत है उस छत का एरिया भी जुड़ जाता है और ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं इस फर्श का एरिया जानना चाहूँ, आप आसानी से बता दोगे। कैसे बताओगे? आपको पता है इस फर्श की एक लंबाई और एक चौड़ाई दे रखी होगी, तो हमें पता है इस फर्श का एरिया क्या होगा? लंबाई गुना में चौड़ाई। क्या जितना इस फर्श का एरिया है उतना ही तो छत का एरिया होगा? उतना ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 भाई, LB प्लस LB तो 2LB, प्लस में एक इधर दीवार होगी आपके और एक इधर, इन दोनों का ही बराबर होगा एरिया। तो अगर इसकी कुछ चौड़ाई होगी बट साथ में इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी दीवार की, तो बस इस दीवार का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा? चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो क्या कर देंगे? B इंटू H,
पर जितना इसका होगा उतना इसका, इसलिए 2BH। इसी तरह से प्लस में एक सेकंड, हाँ भाई कुछ नहीं लग रहा, वो शर्ट के साथ अभी दीवार के साथ बाहर खड़ा हो गया था ना, तो सफ़ेद से वैसा पता नहीं क्या लग गया उसके ऊपर। ठीक है, इस चीज़ पे कोई ध्यान मत दो क्या लग रहा है, मैं देखूँ कुछ लग रहा है। ठीक है, तो दीवार के साथ बाहर खड़ा हो गया था, तो दीवार से वो सफ़ेदी सी लग जाती है ना, वो खड़ा हो गया था। अब दीवार के बारे में पढ़ा रहे हैं तो दीवार ने धोखा दे दिया। तो देखिए अब मैंने क्या कहा था साथ में, तो यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद जब हम आगे आए तो आगे वो क्या कहेगा, अब ये वाली दीवार की होगी तो इसकी अगर चौड़ाई है तो इस वाली दीवार की लंबाई की बात होगी, तो इसकी लंबाई और ऊंचाई, और सामने वाली भी लंबाई और ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा 2L × H। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, टोटल सरफेस एरिया, जिसके अंदर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, LB + BH + HL होता है। अब इसके बाद अगर सिर्फ मैं लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करता हूँ, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में जो फर्श का और जो छत का एरिया था वो हट जाएगा। कहने का मतलब है फर्श का एरिया क्या था, बेस इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये वाला और छत का ये यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2, इसको हटा देंगे सिर्फ इस कंडीशन में, तो 2BH + 2LH, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे और HB और B + L, ये हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, क्यूबॉइड की, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बफरिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं किसकी तरफ, हम क्यूब की तरफ। ठीक है, घन की तरफ। इतनी बात है आपने समझ लिए, तो घन की तरफ चलेंगे। तो अब आप अगर घन की बात करोगे तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं, ये सारे याद हो गए, तो घन का क्या है, यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, तो घन का वॉल्यूम, घन का डायगोनल, तो यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए। या तो एक बार बता दूं अलग से, या फिर अगर यहीं की यहीं अगर आप निकालना चाहो, क्यूबॉइड को क्यूब बनाना चाहो, तो आप क्या करोगे, क्यूब का अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको पता वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A × A × A, तो ये क्या हो जाएगा A की क्यूब। कहने का मतलब क्या है, क्यूब के सरफेस की जो जैसे ये फर्श है और ये क्यूब होता, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है उतनी इसकी क्या होती है ऊंचाई, इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो A का क्यूब। अगर डायगोनल की बात की जाए तो ये भी A का स्क्वायर, ये भी A का स्क्वायर और ये भी A का स्क्वायर, उसका रूट, तो ये क्या हो जाएगा 3A का स्क्वायर का रूट। और आपको पता है किसी की पावर अगर स्क्वायर है तो इसके अंदर कितनी ताकत होगी कि ये इस रूट को तोड़ सकती है, इतनी तो है कम से कम। तो यहाँ पर A बाहर आ गया और √3, तो ये डायगोनल आ गया किसका, अब ये क्यूब की, घन की बात हो रही है। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए तो क्या हो गया, ये A और ये A और ये A और ये भी A, तो इस कंडीशन में क्या हो गया 2A का स्क्वायर + 2A का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4A का स्क्वायर, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है 4A का स्क्वायर। और वहीं अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A × A, इसी तरह ये A × A, ये A × A, ये क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत आ रही है क्या, ये A का स्क्वायर, ये भी A का स्क्वायर और ये भी A का स्क्वायर, तो यहाँ से जब इन सबको प्लस करोगे तो ये 3A का स्क्वायर, और 3A का स्क्वायर होने के बाद बाहर क्या दे रखा आपको 2, और ये हो जाए 6A का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके ठीक है, अब थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं कि बहुत धीरे धीरे क्लास चल रही है। ठीक है, तो सर्कल वगैरह पे आए थे, जल्दी से देखिए, जल्दी से थोड़ी स्पीड बढ़ाए थे। हाँ भाई एक बार ये देख लो, ये ठीक है, ये हमारा जैसे टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, फेसबुक है उस पर डाउट्स आ सकते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, बहुत फ़ायदा मिलेगा। लगा दीजिए स्क्रीन पे।
हाँ भाई आ जाइए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ और देख ले। सर्कल, तो हमें पता है भाई, अगर मैं किसी ऐसे करके सरफेस पे कोई मैंने सर्कल ड्रॉ करा तो एक 2D फिगर है। अगर मैं इसका एरिया जानना चाहूँ तो हमने क्या सीखा था, 2D फिगर जो होती है उसका एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। पर इसके अंदर पाई भी लगा रहता है। पाई क्यों लगा रहता है, क्योंकि ये एंगल बेस्ड होता है ना, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पाई लगा रहता है। पर एरिया जो होता है ये पूरा डिपेंड करता है सर्कल का किस पे, आर पे। अगर आर ज़्यादा हो जाएगी तो एरिया ज़्यादा, आर कम है तो एरिया कम। इसीलिए हमें पता है कि अगर साइड इंटू साइड होता है तो आर इंटू आर, आर का स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। एरिया के बाद अगर मैं उसकी बात करता हूँ सरकमफ्रेंस की, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, तो परिधि होती है सर्कल की कितनी, 2 पाई आर एच सरकमफ्रेंस, ठीक है। थोड़ी स्पीड में कर लेते हैं, ठीक है, इनको उतारते रहना। अगर उसके बाद मैं बात करूं किसकी, सिलेंडर की, अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो आपको पता है, अगर सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका जो सरफेस होता है वो एक सर्कल होता है, वृत्त ही तो होता है भाई। जो उसका सरफेस होता है वो एक वृत्त होता है, और उसी वृत्त को एक ऊंचाई दे दी जाती है, और जैसे ही हम एक ऊंचाई दे देते हैं तो वो बन गई 3D फिगर, मतलब सिलेंडर। और सिलेंडर का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जितना इस सरफेस का एरिया है, तो मुझे पता उसका सरफेस क्या था सिलेंडर का, एक सर्कल, तो उसके सरफेस का एरिया पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई उसकी एक एच, भाई एक ऊंचाई दे दी तो बस मल्टीप्लाई एच, वो उसका वॉल्यूम हो गया। अगर उसके बाद करते हैं सरकमफ्रेंस की बात, तो सरकमफ्रेंस क्या होगी सिलेंडर की, तो सरकमफ्रेंस होती है हमेशा, इसकी सरकमफ्रेंस क्या थी, परिधि क्या थी, 2 पाई आर एच, सॉरी यार ये क्या कर दिया, ये 2 पाई आर होगी भाई, ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर है, गलती से मतलब सिलेंडर का लिख दिया था, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 2 पाई आर, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करें सिलेंडर की तो ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर एच, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब आ जाते हैं इसके वही लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, अरे यार ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है यार। देखिए लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो इसकी ये परिधि थी ना, इसकी परिधि 2 पाई आर, और उसको भाई साइड साइड में होता है ना उसका, उस वाले एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच। पर जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है हमारा 2 पाई आर एच। जो ये लेटरल सरफेस एरिया वो तो होगा ही होगा, जो अभी तक करते आ रहे थे, और साथ में जो उसका ये सरफेस था जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, उस सर्कल का एरिया, और उसके ऊपर एक सर्कल और बना होता है सिलेंडर में, उसका एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर और उसमें जुड़ जाएगा। अगर यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो एच प्लस आर ब्रैकेट में रहता है, और ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। बट अगर हम बात करेंगे कोण की, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर हम कोण की बात करते हैं, कोण मतलब शंकु, सिलेंडर होता है हमारा बेलन, ठीक है, लिख लेना, सिलेंडर बेलन होता है, कोण शंकु। अगर कोण की बात की जाए तो कोण जो होता है, अगर सिलेंडर ये है बेलन, तो बेलन के अंदर इक्वल वॉल्यूम के 3 कोण आ सकते हैं। अगर इसी सरफेस से एक सिलेंडर बनाया जाए और इसी सरफेस एरिया का यूज़ करते हुए कोण बनाए जाए इसी ऊंचाई के, तो इक्वल वॉल्यूम के 3 कोण यहाँ पर इसके अंदर समा सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि अगर एक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर का स्क्वायर है, एच है, तो एक कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो एक कोण की वॉल्यूम हो जाएगी हमारी 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। कोण क्या होता है, कोण इस तरह से होता है, और ये क्या है हमारा सिलेंडर, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है भाई। अब देखिए अगर मैं कहूँ इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल
अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया की निकालने की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता है पाई आर एल के अंदर प्लस जुड़ जाएगा इसका बेस, और हमें पता है जो बेस होता है कौन, शंकु का बेस होता है एक सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। अगर इसमें से आप पाई आर कॉमन लोगे तो हमारा एल प्लस आर ये यहाँ रह जाएगा, और पाई आर एल प्लस आर ये इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इतनी सी बात आपकी आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक बार। हाँ भाई सही कह रहे हो, पुलिस वाली गाड़ी जा रही है, भागने की जरूरत नहीं, तुम इतनी दूर बैठे हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम इंस्पेक्टर लोगे सीधे। तो अब देखिए आगे, तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ जो इन बेसिस पर बनेंगे, फिर उसके बाद कुछ और फॉर्मूले देखेंगे। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार सर जल्दी से ही। हाँ भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं, क्वेश्चन डाला हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। देखिए इस क्वेश्चन से पहले एक दो चीज और कर लेते हैं और क्वेश्चन हटा दीजिए। सिंपल सी चीज है। अगर ऐसे लिखा होता, बात की जाती क्यूबॉइड की घनाभ की, कि एक घनाभ दे रखा है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर और जिसकी हाइट 3 मीटर है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होता और आपसे पूछ लिया जाता कि इसका वॉल्यूम बताइए क्यूबॉइड का। तो आपको बताया इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा में ऊंचाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं 10 गुणा में 4 गुणा में यहाँ पे 10 मीटर गुणा में 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, और हमारा आंसर आया था 120। अब क्वेश्चन के अंदर बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है कि यहाँ पर मीटर का स्क्वायर आएगा या फिर मीटर की क्यूब आएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्यूब में होगा या स्क्वायर में, ये दिक्कत अक्सर बच्चों के साथ बन जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे मुझे पता है तुम में से मैक्सिमम सबको ये चीज़ें पता होंगी, बट कुछ बच्चों के साथ दिक्कत होती है, इसलिए बता देता हूँ। होता क्या है, देखिए अगर x मल्टीप्लाई x लिखा है तो ये होता है x का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x की इस टाइम पावर क्या है 1 और 1, तो ये पावर आपस में जुड़ जाती है, हो जाती है 2। अगर x ऐसे लिखे रहते 3 बार तो इसका मतलब क्या है x की पावर 3। इसी तरह से जब यहाँ पे मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई हुए हैं तो मीटर 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 ये भी मल्टीप्लाई हुए होंगे, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाए मीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं कह देता इसका क्या निकाल लीजिए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, तो जल्दी से बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। अगर क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ एच ये देखिए, तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। जिस सरफेस पे, जैसे क्यूबॉइड की बात है, किसी कमरे की बात हो रही है, तो फर्श का एरिया और उसका छत का एरिया क्या हो जाएगा 2BH, या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता ही लग गया 2BH प्लस HL टू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, लेंथ कितनी देर की है 10, और ब्रेथ कितनी देर की हमारे को 4, तो हो जाएगा 40 प्लस अगर BH की बात की जाए तो BH 4 3 या 12, और आगे बात की जाए इन दोनों की तो 10 के साथ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 30। तो ये कितना बन जाएगा हमारा 40 और 30 70, 70 और 12 82 गुणा में 2, 2 2 जा 4 2 जा 16, 164 मीटर स्क्वायर। और हमेशा याद रखना अगर एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब ये मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हुआ क्या होगा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मीटर और इसका मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। अब कहीं पर ऐसे लिखा हो 2 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर, तो 2 और 4 6 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में रहेगा, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं अगले वाला। तो क्वेश्चन पर आ जाइए सर एक बार।
और भाई अब से ना बिल्कुल रेगुलर, जब तक अभी कोई एग्जाम नहीं आ रहा, तो ये समझ लो अभी तो किसी भी एग्जाम को आने में 20 दिन है। 20 दिन में आपका सिलेबस तो कितनी बार खत्म करा दूंगा। बस रेगुलर बने रहना, बिल्कुल जैसे ही क्लास स्टार्ट हो सीधा सीधा आ जाए करना। डेली 9 बजे क्लास होती है, तो 9 बजे करेक्ट क्लास में मिल जाना। रात में होती है क्लास, ठीक है, तो रात में 9 बजे आप यहीं पर दिखने चाहिए। और डेली आपके डेली जैसे किसी भी चीज़ का एग्जाम आ रहा है, जैसे एनटीपीसी का आ रहा है, तो एनटीपीसी का जैसे पेपर थे प्रीवियस ईयर के, कुछ वो पेपर करा दूंगा, कुछ ही पेपर कुछ अपने हिसाब से बना दूंगा। CHSL वालों के आ रहे हैं उनके लिए भी करा दूंगा। उससे दोनों का ही फायदा होगा, क्यों, सिलेबस एक जैसा है और लेवल CHSL और एनटीपीसी का एक जैसा है, ठीक है। और अब आप ही दो धुरंधर हो जो बच्चे हो अभी फील्ड में, अभी कुछ दिन तक तो और किसी चीज़ का एग्जाम भी नहीं है, ठीक है। हाँ, आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं आपको बताते रहूँगा किसी चीज़ की अगर नोटिफिकेशन आएगी तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कहाँ है, अच्छा ये रहा, कह रहा है सबसे लंबी रोड की लंबाई बताएं जिसे एक कमरे जो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है में रखी जा सकती है। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई हमें रोड लंबी से लंबी रखनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे आप किसी कमरे में हो तो उसका एक कोना देखोगे, उस जैसे यहाँ पे कोई कोना होगा, ठीक है, कमरे में, तो उस कोने से ऐसे ले आके सामने वाले कोने में अगर फिट कर दोगे तो सबसे लंबी रोड होगी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उस कमरे में वो एक डायगोनल बना रही होगी रोड। और इस कंडीशन में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, किसी भी कमरे का √L² + B² + H²। और यही तीनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेंसुरेशन के अंदर अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं अगर वो सभी फॉर्मूले याद हैं, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ मेंसुरेशन तो फॉर्मूलों पर ही चलती है, तो आपको सारे फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज़ को कैसे लेके जाया जाएगा, यूँ नहीं सीधा बड़े क्वेश्चन करा देंगे। तो L² + B² + H², L कितना दे रखा है हमारे को 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, B कितना दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर 81, और H हमें दे रखा है कितना 8, 8 का स्क्वायर 64। इसका रूट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 289, और 289 का रूट 17। और ये क्या आ गया हमारा आंसर, कि जो रॉड होगी वो कितने मीटर की होगी, 17 मीटर की होगी, ठीक है, जो सबसे लंबी रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और भाई सभी बच्चों को बता देना ये क्लास रेगुलर चलने लगी है, ठीक है, और आज कल से और इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई जाएंगी। और जो भी चीज़ें अगर नई किसी और बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा कि कैसे डाउट क्लास या जैसे भी चीज़ें कराऊँगा, बट रेगुलर रहना। अब तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, लेंथ कमरे की दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है कितनी कमरे की 4, और हाइट दे रखी है कितनी 3। क्वेश्चन कह रहा है आगे, नेक्स्ट मार्कर चेंज कर लेते हैं यार। तो क्वेश्चन कह रहा है उसकी दीवारों पर अंदर की ओर प्लास्टर करने का 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है। अगर 4 रुपये के हिसाब से खर्च आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे उस दीवारों का एरिया चाहिए। तो या तो फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लगा लो, नहीं पता तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें पता है किसी कमरे में अगर हम बैठे हैं तो उसकी इस वाली साइड का, अगर इस वाली दीवार का एरिया क्या हुआ जो आपके इधर होगी, तो इस वाली दीवार का एरिया क्या होगा लेंथ, अगर ये लेंथ मान रखी है इधर वाली दीवार की तो उसकी एक ऊंचाई होगी, तो 2L × H। इसी तरह से आपके पीछे एक दीवार होगी जिसका एरिया क्या होगा बेस × हाइट। पर अगर पीछे वाली का जो एरिया सामने वाली का भी है तो इसलिए 2B × H लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉमन ले लेंगे, LH + 2H कॉमन ले लेते हैं, चलो तो 2H कॉमन ले लिया, ये L + B आ गया। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। H की वैल्यू हमें पता है कितने दे रखी है 3, L कितना दे रखा है हमारे को 5, और B कितना दे रखा है 4। तो ये कितना होगा 2 × 3 = 6, और 5 और 4 9, 9 × 6 = 54। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अब उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है अगर 4 रुपये, ये क्या गया चारों दीवारों का एरिया 54 मीटर स्क्वायर, पर अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 4 रुपये खर्च होगा
तो 54 मीटर स्क्वायर पर 4 रुपये हिसाब से कितने रुपये खर्च होने वाले हैं? 216 रुपये। तो हमारी जेब से खर्चा कितना होने वाला है? 216 रुपये का। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत होगी? 4 4 16 61 4 5 20 21, कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दो आपने क्या करा है, कुछ बच्चों ने इस फर्श पर भी प्लास्टर कर दिया और छत पे भी, बट वो कह रहा है सिर्फ चारों दीवारों की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कुछ बच्चों का अलग आंसर आ रहा है, थोड़ा सा सही वो भी है, बस ये है कि वो ज़्यादा आगे चले गए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इस बार एक हॉल है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, लेंथ होती है लंबाई 20 मीटर दे रखी है, और उस हॉल की एक चौड़ाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 16 मीटर। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसके फर्श तथा छत्र के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको पता है इस वाली साइड का एरिया क्या हुआ, इस वाली दीवार का एरिया, अगर इसकी एक लंबाई दे रखी है तो लेंथ इंटू हाइट, जितना इसका है इतना ही सामने वाले का, इसलिए इसके साथ 2। इसी तरह से अगर इस वाली दीवार का निकालना चाहूँ तो बेस, और कोई एक ऊंचाई है तो बेस इंटू हाइट, पर जितना इसका एरिया होगा इतना ही सामने वाले का भी होगा, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। और ये बराबर है किसके, इस फर्श का। फर्श की एक बेस है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, इसकी कोई ऊंचाई तो है नहीं, तो फर्श का एरिया क्या हुआ, बेस इंटू लेंथ इंटू बेस, और जितना हमारा एरिया फर्श का होगा उतना ही छत का होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया। कह रहा है कि ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर है, तो रख के देखते हैं एक बार। तो हमने जब रखा तो 20 इंटू 16, 16 टू 32, तो 2 इंटू 320 यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो 2 इंटू, पहले यहाँ से h 2h कॉमन ले लेंगे, तो 2h l प्लस b, l और b की वैल्यू 16 और 20 कितना आ गया, 36, तो ये हो गया हमारा 36। h की वैल्यू हमें चाहिए, जो कटता है काट दीजिए। तो अगर आप काटोगे तो ये 4 से 9 पर जाएगा, और ये 4 8 32, ये 80 आ गया। इस 2 से 2 काट दो, तो अगर h की वैल्यू निकाली जाएगी तो 80/9 मीटर, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत? हाँ भाई जल्दी से। और ऐसा किसी बच्चे को, सबसे पहले रुक जाओ यार, अगले क्वेश्चन से पहले ना एक चीज़ और यार, जल्दी से बताओ किसको किसी चीज़ से अगर परेशानी हो रही है, इतने दिनों से ऐसे चीज़ें थोड़ी सी रेगुलर नहीं थी, कोई चीज़ की सर इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो, जो आपकी कोई इच्छा हो, जैसे बीच में रहती